आप में से कुछ बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपके कोई भाई बहन दोस्त इसमें पढ़ रहे होंगे। उनके लिए ये वीडियो थोड़ा यूज़फुल है। इससे कुछ हम जान सकते हैं, इसके बारे में जानकारी, तैयारी कैसे करें, ये है क्या, कैसी पोस्ट होती है। जैसे इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी क्या है, इसकी पोस्ट, सैलरी, वर्क प्रोफाइल, अलग अलग जॉब में अलग अलग क्या काम होता है, वैकेंसी कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसी क्यों आती हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। पोस्ट प्रेफरेंस भरने में भी बच्चों को दिक्कत आती है, सोचना बहुत पड़ता है, कन्फ्यूज़न भी होती है। सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने तैयारी नहीं की या जिनको जानकारी नहीं है कुछ बच्चों को, तो वो ये देख सकते हैं सिलेक्शन इसमें कैसे हो सकता है और तैयारी इसकी कैसे करें, कौन सी बुक्स हो, कैसे स्टडी प्लान बनाएं कि आपको जो कट ऑफ जो होता है वहाँ तक आप पहुँच पाएँ। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी एक आइडिया हो, उसी अकॉर्डिंग आप स्टडी को अपना प्रिपेयर करें। तो वन बाय वन इसमें जानते हैं। एसएससी जीडी क्या है। सबसे पहले देखिए, एक मिलिट्री होती है, अपनी कंट्री की बात करें तो उसमें एक पुलिस होती है। पुलिस जो इंटरनल आपके मैटर्स हैं, जो हमारी नागरिक हैं, उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज होता है उसकी देखरेख के लिए होती है। मिलिट्री जो होती है, जो मोस्टली बॉर्डर्स पे या दूसरी कंट्रीज से हमारे क्लैश होते हैं या उनसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। बट बाद में धीरे धीरे ज़रूरत महसूस हुई कि इसके अलावा भी, जैसे कहीं दंगे भड़क जाते हैं, कुछ हो जाता है, पुलिस हमारी सफिशिएंट नहीं रहती, कम पड़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करें। तो धीरे धीरे अलग अलग फोर्सेस का गठन हुआ। तो इनको हम आर्म्ड पुलिस फोर्सेस भी कहते हैं, आर्मी और पुलिस का मिला जुला रूप। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। जैसे आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सीआरपीएफ है, सशस्त्र सीमा बल है, तो ये फोर्सेस होती हैं। इसमें सैलरी क्या होती है। देखिए, सैलरी का जो इसका स्केल है, ये 7th पे कमीशन का स्केल है। 7th पे या 7th सीपीसी बोलते हैं। उसमें बेसिक सैलरी जो होती है इसकी स्टार्टिंग 21,700 होती है। अब ये क्यों लिखा हुआ है 69,100। एक्चुअली आपको क्या मिलता है कि हर साल इंक्रीमेंट मिलता है 3% का, तो आपकी सैलरी 3% बढ़ती जाती है। प्लस में हर 10 साल के बाद आपका पे कमीशन दोबारा रिवाइज हो जाता है, तो उसमें भी सैलरी बढ़ जाती है। या यूं कहें कि 10 साल का वेट हम ना करें, प्रमोशन हो जाती है, तो उसमें भी आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो ये मतलब 21,700 स्टार्टिंग है, इससे फिर बढ़ती रहती है। इसके अलावा आपको डीए भी मिलता है, 28% है जो भी डीए मिलता है। और एचआरए जो आपका जैसे दिल्ली और मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें 27 है। बाकी ग्रेड बी जैसे चंडीगढ़ है उसमें 18 है। और जैसे जो नॉर्मल इलाके, गांव या छोटी सिटीज़ होगी उसमें 9% है। तो ये मिला के आपकी मतलब 30+ तो हो ही जाती है। और कई रिस्क अलाउंस, कई फोर्सेज में राशन मनी वगैरह और भी मिलते हैं, तो 40+ भी सैलरी कुछ कुछ जगह इसमें जा सकती है। तो सैलरी अच्छी खासी है, आप तैयारी कीजिए। और सैलरी बढ़ती भी रहती है। अब 10 या 20 साल बाद जाओगे तो ये सैलरी 20 साल बाद 1 लाख पार कर जाएगी, क्योंकि पे कमीशन हर बार आता है तो सैलरी काफ़ी बढ़ जाती है, डीए मर्ज हो जाता है। 20 साल पहले जो फोर्सेज में थे और जिनकी सैलरी 5-5, 7-7 हज़ार हुआ करती थी, अब उनकी पूछो आज 60-60 हज़ार की सैलरी हो रखी है। पोस्ट कौन कौन सी होती है इसमें, ठीक है। पोस्ट देखिए, ये है आपकी सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस है। ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और असम राइफल्स। ये तो टोटल 8 टाइप की आपकी अलग अलग पोस्ट हो गई, ठीक है। इसमें वैकेंसी और देख लेते हैं हम। पहले तो वैकेंसी कितनी आई है। वैकेंसी जो टोटल 22,000+ तो मेल के लिए है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और फीमेल के लिए 2,000+ है। टोटल 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी इसमें आई हैं इस बार, जो आपका जीडी 2021 एग्ज़ाम है। इसमें अलग अलग फोर्सेज वाइज भी वैकेंसी दी हुई हैं और इसमें कैटेगरी वाइज भी दी हुई है, एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर और टोटल वैकेंसीज। ये आप इसमें से देख सकते हैं। जो नोटिफिकेशन है वो आपने देख ही लिया होगा 57 पेज का, उसमें ये दी हुई है, या स्क्रीनशॉट आप इससे ले सकते हैं। मेल में जैसे सीआरपीएफ और एनआईए की वैकेंसी नहीं आई,
और फीमेल में सीआरपीएफ, सशस्त्र सीमा बल और एनआईए, इन तीनों की वैकेंसीज 0 हैं, वो नहीं आई। हो सकता है बाद में ऐड भी हो जाए, एक संभावना हो सकती है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। तो वैकेंसी तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी है। बहुत कम जॉब ऐसी होती है जिसमें 25,000 वैकेंसी आती हो, तो इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि पहले 50-60 हज़ार वैकेंसी आती थी, इस बार कम हो गई। वैकेंसी कम हो गई, उसका ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप। इसका रोने की बजाय आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ वैकेंसी ऐसी आती है जिसमें 2-3 हज़ार वैकेंसी होती है और उसमें भी बच्चे तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। तो 25,000 काफ़ी है, आप अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। अब ये जो हमने पोस्ट देखी, इसमें से कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है? ये क्वेश्चन कब उठता है? जब आपको उसमें प्रेफरेंस भरनी होती है कि हम किसको पहली प्रेफरेंस दें, किसको सेकंड प्रेफरेंस दें। इसमें देखिए, जो थोड़ा सा इसको देखो, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेज ये क्या करती है। ज़्यादातर जो देखिए आपका राष्ट्रपति भवन है, ठीक है, अपनी संसद है, और जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय, सचिवालय तो उनके बाहर गेट पे जैसे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आपने गेट पे देखा होगा सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो यही होते हैं। बड़ी ही पीसफुल ड्यूटी होती है, राउंड द क्लॉक मतलब ऐसा नहीं होता, इनकी ड्यूटी बस फिक्स आवर्स होते हैं कि जैसे मतलब 8 घंटे या 8.5 घंटे जो भी एक ड्यूटी होती है, और एक जगह पे आप रहते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र इसमें नहीं होते, मोस्टली ये दिल्ली में रहती है इनकी ड्यूटी। तो आप अपना घर से ऑफिस आराम से अप डाउन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 6 महीने बाद आ रहे हैं जैसे बीएसएफ में होता है ना, घर आने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, वो नहीं है। तो इसलिए काफ़ी ये पसंद में रहती है बच्चों के। दूसरा सीआईएसएफ की बात करें हम, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडस्ट्री से आ गया, तो इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि जैसे भारत सरकार की भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, जो सरकारी इंडस्ट्रीज आती हैं, सरकारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, पीएसयू बोलते हो जिनको आप। जैसे आपका मान लो ये ले लें हम, मेट्रो पे सिक्योरिटी है, और जैसे बहुत बड़ी बड़ी पीएसयूज होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनमें सिक्योरिटी है। आपका एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे वो देखती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ देखती है। तो ये भी बड़ी पीसफुल ड्यूटी है, ठीक है। एक फिक्स टाइमिंग होता है, उसके बाद आप आराम से घर आ जाते हो। और ट्रांसफर्स इसमें भी मतलब बाकी फोर्सेस की बजाय थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं काफ़ी सारी, वो दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में काफ़ी चांसेस रहते हैं। पर बाहर भी इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पे भी ड्यूटी आती है इसकी। इसके अलावा देखें हम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, NIA, क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इन्वेस्टिगेट करती है सीबीआई की तरह जैसे। तो इसलिए बच्चे इसमें थोड़ा सा वो भी देखते हैं कि थोड़ा पावर होगी, है ना। आप NIA में हो, कल को प्रमोशन हो जाती है, आप SI बन जाते हो, इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो NIA का थोड़ा सा वो रोब होता है। अब लोकल लेवल पे भी जब वो मतलब इन्वेस्टिगेशन करने किसी स्टेट में जाते हैं, तो वहाँ की पुलिस वगैरह सब रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो उस वजह से भी काफ़ी बच्चे NIA को काफ़ी प्रेफरेंस में देते हैं। CRPF है, सेंट्रल रिजर्व्ड पुलिस फोर्स। रिजर्व्ड नाम आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये रिजर्व में है, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वहाँ लगा देंगे। कोई दंगा हो गया, कुछ हो गया, इलेक्शन ड्यूटी होगी जैसे, तो बाकी का तो सबका काम बटा हुआ है। अब इलेक्शन ड्यूटी कहीं लगेगी तो CISF को कैसे निकालेंगे? वो तो मेट्रो में कर रही है, एयरपोर्ट पे कर रही है, ये मान लो वहाँ पे सेक्रेटरीट में ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, ज़्यादातर CRPF को ही फिर वहाँ भेजा जाता है ना। तो इसके जवान जहाँ जरूरत पड़ती है ऑन द स्पॉट वहाँ जाते हैं, तो इसलिए इनकी ड्यूटी कहीं फिक्स नहीं है, कहीं भी लग सकती है। तो इसलिए कम प्रेफरेंस में थोड़ी सी रहती है ये। BSF क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर में कौन सी बॉर्डर, जो पाकिस्तान बॉर्डर है इंडिया के साथ लगती है, उसमें इनकी ड्यूटी लगती है। तो इनकी थोड़ी सी हार्ड ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि हमारा जो बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है वो सबसे कम पीसफुल रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो इनकी ट्रेनिंग भी हार्ड होती है, ड्यूटी भी हार्ड होती है। तो ये BSF और SSB, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, ये भी सीमा पे ड्यूटी लगती है, नेपाल सीमा के ऊपर लगती है, और वो बहुत शांत बॉर्डर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये भी काफ़ी मतलब फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस में आपका आता है। ITBP ये है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है। तो तिब्बत सीमा, अब तिब्बत पे क्योंकि कब्जा तो हो रखा है चाइना का ही, तो आप ये समझ के चलो कि चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती है उस पे इनकी ड्यूटीज़ लगती है। तो चाइना के साथ जो हमारी सीमा है वो मोस्टली पीसफुली रहती है, ऐसा पाकिस्तान की तरह नहीं है।
तो नॉर्मली इनकी ड्यूटी भी थोड़ा ठीक शांति प्रिय हम कह सकते हैं। असम राइफल्स जो है, तो असम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और जो असम की बॉर्डर इस साइड में ऊपर चाइना के साथ बॉर्डर लगती है वहाँ, तो इस इलाके में इनकी ड्यूटी रहती है। ये थोड़ी सी कम प्रेफरेंस में बच्चे लेते हैं। तो अब जैसे देखा जाए, आपने सुना होगा जैसे DCSP होते हैं, IAS, IPS, IFS, ठीक। निर्विवाद रूप से कहूँ तो IAS सबसे ज़्यादा पसंदीदा जो मानी जाती है, पर फिर भी सारे जो बच्चे होते हैं वो IAS को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देते, कुछ IFS को देते हैं, कुछ IPS को भी देते हैं। तो इसी हिसाब से मैं ये नहीं कह सकता कि ये पोस्ट है जो सबसे अच्छी है। किसी के लिए SSF हो सकती है, किसी के लिए CISF भी हो सकती है। ज़्यादातर बता दूं कि SSF, CISF और NIA, ये जो तीन जो है ना, ये तो अच्छे मतलब प्रेफरेंस में रहती है ऊपर की साइड में, क्योंकि इनका बॉर्डर पे ड्यूटी नहीं होती। देखो नीचे वाली 4 बॉर्डर पे हैं, देखो ऊपर वाली की ड्यूटी बॉर्डर पे कम है, ना के बराबर, और नीचे वालों की ड्यूटी बॉर्डर पे होती है। चारों की चारों बॉर्डर फोर्सेस है ये। तो इसलिए प्रेफरेंस कहाँ रहती है? SSF में, CISF में, NIA में। इसके अलावा ITBP में भी बच्चे काफ़ी प्रेफर करते हैं। इस पर कुछ रिस्क अलाउंस मिलता है, सैलरी ज़्यादा होती है बाकियों की बजाय, और ये भी थोड़ी बॉर्डर शांत है वहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आपकी प्रेफरेंस ऐसे भी हो सकती है, मान लो कोई हिमाचल से है, कश्मीर से है, या मान लो मैं ये कह दूँ आसाम से है, तो वो असम राइफल्स के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, वो अपने एरिया में रहेगा, जल्दी घर आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग भी सशस्त्र सीमा बल है, मान लो नेपाल सीमा पे है, तो वहाँ पे जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार का इलाका है, तो ऑफ कोर्स उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये। वो प्रेफर करेंगे कि मैं SSB में भरूं बजाय कि मैं SSF में, दिल्ली रहने के बजाय। जो हरियाणा से, पंजाब से, जो दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, वो प्रेफर करेंगे ऑफ कोर्स, वेस्टर्न यूपी से हैं, वो SSF उनके लिए दिल्ली घर जैसा है। तो इस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस आप चूज कर सकते हैं। अब आ जाता है कि प्रेफरेंस की तो देखी जाए जो मिलेगी, पहले सिलेक्शन होगा कैसे, है ना, सैलरी तो तभी मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि 4 स्टेप होते हैं। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद इसको आप क्लियर कर लेते हो तो फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, दौड़ कूद वगैरह, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी चेस्ट वेल बिल्ट हो कि नहीं हो, आपके घुटने वगैरह भी कई प्रॉब्लम होती है ना, वो सब होता है। और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल भी होता है, मेडिकली फिट हो या नहीं हो, ये चीज़ें देखी जाती है। पहला बात करें हम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की, तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आपका। इसमें क्या होता है, आपकी रीजनिंग, आपकी जनरल नॉलेज, आपकी मैथमेटिक्स और हिंदी या इंग्लिश में से एक, जिसमें हिंदी ही ज़्यादा बच्चे इसमें लेते हैं, इंग्लिश भी लेते हैं, कम बच्चे लेते हैं। तो ये 4 सेक्शन आते हैं आपके, 25 क्वेश्चन हर सेक्शन में से होते हैं। तो इसलिए मैथ, और जो गांव के बच्चे हैं उनका मैथ, और ये कहाँ गया, रीजनिंग, ये दोनों अच्छा होता है, मैथ और रीजनिंग। तो यहाँ पे एडवांटेज अच्छा रहता है 50 नंबर का। इंग्लिश कमज़ोर होती है, इंग्लिश लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी ले सकते हैं, तो ये भी 25 नंबर का अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा, 75। जनरल नॉलेज थोड़ी सी गाँव के बच्चों की कमज़ोर होती है, क्योंकि गाँव के बच्चे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा इन भर्ती में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें दौड़ कूद वगैरह काफ़ी करना पड़ता है, काफ़ी, तो वो गांव के बच्चों के लिए थोड़ा इजी होता है, वेल बिल्ट होते हैं, वो खेतों में काम किया होता है। तो उस हिसाब से जनरल नॉलेज को थोड़ा सा आपको अच्छा तैयार करना पड़ेगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे, मिनट आपको 90 ही मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए 100 मिनट नहीं है, तो थोड़ा सा तेज़ी से आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ बच्चों ने अगर NCC ले रखा था, ठीक है, और उनके पास सर्टिफिकेट भी है, कंप्लीट किया NCC को, तो उसमें भी आपको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। क्या कि C सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, B वालों को 3 और A वालों को 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट रहेगा। अगर आप 1-2 नंबर से मेरिट से रह रहे हो ना, तो बड़ा काम आएगा, तो जिन बच्चों ने भी NSCC लिया है। सिलेक्शन कैसे होगा, इसमें हम आ जाते हैं फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पे। इसमें देखो मेल के लिए लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर यानी कि 5000 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 24 मिनट में, ये आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6.5 मिनट में, ठीक है। फीमेल के लिए यही चीज़ क्या हो जाती है यहाँ, अच्छा ये कौन सा है, ये लद्दाख रीजन वालों के लिए ये सेकंड और ये फर्स्ट। बाकियों को तो दौड़ना है 5000 मीटर, और जो लद्दाख रीजन से आते हैं उनको दौड़ना है 1600 मीटर, ठीक है। तो नॉर्मली आप मान के चलिए ज़्यादातर बच्चे लद्दाख एरिया से नहीं होंगे, तो 5000 मीटर की तैयारी कीजिए।
और फीमेल को 1600 मीटर दौड़ना है और इनको मिलेंगे 8.5 मिनट। अब होता क्या है, बच्चे तैयारी करके जाते हैं और उनको टाइम दिया होता है 6 या 7 बजे आपका मॉर्निंग का कि आपकी रेस होगी, और बच्चे वहाँ चले गए, ये एक्सपीरियंस मैंने देखा है। और फिर वहाँ पे रेस कितने बजे हो रही है, 12 बजे, ठीक है। वहाँ बैठे हुए हैं, कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। 12 बजे तक क्या होते हैं, एक तो उनकी परेशानी हो जाती है कि वो एनर्जी से बिल्कुल वो हो जाते हैं, भूख लग जाती है उनको, ठीक है, और थक भी जाते हैं वेट करते करते। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो पैनिक नहीं होना, कुछ खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके जाओ, जैसे थोड़ा गुड़ ले जाओ, गुड़ से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज ले जा सकते हो आप, सेब, आप केला ले जा सकते हो। तो थोड़ा बहुत कुछ खा लिए, इतना भी मत खा लेना कि भरपेट एकदम बिल्कुल दौड़ा ही ना जाए फिर। दूसरा, कई बच्चे क्या करते हैं कि नंगे पाँव दौड़ते हैं, नंगे पाँव, और वहां पे जाके क्या होता है कि वहां पे आपको रोड पे दौड़ाना। एक बार मैंने देखा है आईटीबीपी का एक हेडक्वार्टर कह लो या कुछ ऑफिस था, और वहां पे दौड़ हो रही थी चंडीगढ़ में, तो वो रोड के ऊपर दौड़ा रहे थे और बच्चों ने तैयारी की है, कच्चे मान लो जो जगह होती है ना, उस पे दौड़े हुए हैं वो, कच्चे मैदान पे, और बिना जूतों के दौड़े हुए हैं, तो उनको फिर रोड पे दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए अगर आप कंफर्टेबल हैं तो जूते पहन के ही दौड़ें, अगर कंफर्टेबल हैं तो उस हिसाब से तैयारी करें, ताकि कल को अगर आप वहाँ पे रोड वगैरह पे भी आपको दौड़ना पड़े तो दिक्कत ना आए। कुछ बच्चों का ये एक्सपीरियंस था कि कई जगह पे रोड जो थी वो बीच में रोड़े थे, मतलब रोड ठीक से नहीं बनी हुई थी, तो उनकी तैयारी की हुई थी नंगे पाँव दौड़ने की, और वो चुभने लग गए उनको, और वो बहुत मुश्किल हो गया। लगभग दौड़ उन्होंने पूरी कर ली और बीच में थोड़ा सा वो आया था, उसमें वो पार नहीं कर पाई। अगर जूते पहने होते तो वो इजीली पार हो जाता। तो बेटर ये रहेगा कि जूते पहन के आप तैयारी कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो तो। और दूसरा, आप रोड पे भी प्रैक्टिस कीजिए साथ में। और तीसरी बात कि आप सुबह सुबह दौड़ने की सबको आदत है, ठीक है ना, बट आप बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ना 12 बजे भी दौड़ा कीजिए और देखा कीजिए कि आप इस दौड़ को पूरा कर पा रहे हो 12 बजे। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपकी मतलब जो सही एकदम टेस्ट जो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपको होगा अरे 11-12 बजे धूप है इतनी और मैं तो ड्रेन हो गया एनर्जी से, मैं कैसे दौड़ूं, है ना, क्योंकि वो माहौल का फर्क हो जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में देखिए हाइट और चेस्ट ये जानते हैं आप, जो पुरुष हैं उनकी 170 और महिलाएं हैं उनकी 157 हैं। जो कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरी, उसमें थोड़ा थोड़ा रिलैक्सेशन भी होता है, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो पुरुषों की आपकी होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर 32 इंच, और फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए आपका। हालांकि फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा, इन्होंने लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन से लिया है मैंने, बट इन्होंने कहा है कि असरटेन दैट, ये निश्चित होना चाहिए कि चेस्ट जो हो वो वेल डेवलप्ड हो, ठीक है ना। अब इसका पूरा मतलब क्या है वो तो वही जाने, उनका ही नज़रिया या सिलेक्शन रहेगी कि वेल डेवलप्ड है या नहीं है। पर इन्होंने ये लिखा है कि ऐसा नहीं है कि मेजरमेंट नहीं होगा तो मतलब हर किसी को सिलेक्ट कर लेंगे, चेस्ट वेल डेवलप्ड हो इन्होंने लिखा है, पर मेजरमेंट नहीं होगा, ये लिखा है इन्होंने। उसके बाद वेट की बात आती है, तो वेट जो है ना वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए आपका, और मैं एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जो नॉर्मल मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो आप गूगल वगैरह पे देख सकते हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर से पूछ सकते हो। कोई स्पेसिफिक इन्होंने ये नहीं बताया कि इतना आपका एज है या इतनी हाइट है तो इतना वेट होगा। जनरली ये मान के चला जाता है कि आपका जो हाइट है, मान लो हाइट अगर मान लो आपका 70 इंच का है तो आपका वेट भी 70 kg होना चाहिए, ठीक है। उससे प्लस माइनस 10% हो सकता है, 10% ज़्यादा या 10% कम। ऐसा ना हो 6 फुट का बंदा है और उसमें वजन 85 किलो है ना, तो ऑफकोर्स चांसेस रहेंगे कि उसको वो रिजेक्ट कर दें। मेडिकल का एग्जामिनेशन उन पे डिपेंड करता है, वो कैसे करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह जो वहाँ होते हैं वो देख सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद आती है तैयारी कैसे करें, ठीक है। तैयारी में क्या आ गया कि एक तो आपकी बुक्स कौन कौन सी लें पहले तो आप, ठीक है, और फिर आप उसकी स्टडी भी कैसे करें, उसको पढ़ना कैसे है, तो उस चीज़ पे आते हैं हम। आजकल क्या है, कोरोना में जो इंस्टीट्यूट हैं वो या तो बंद पड़े हैं या कोई खुलता है तो सरकार थोड़े दिनों में फिर उसको बंद कर देती है, तो ऑफलाइन कोचिंग के सहारे तो तैयारी नहीं की जा सकती, ये मान के हम चल सकते हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस है। अगर आप फ्री क्लासेस में तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, वहाँ उनके आप वीडियो देख सकते हैं, उनसे गाइडलाइंस ले सकते हैं, कौन सी बुक वो रेफर कर रहे हैं,
टेस्ट सीरीज़ वो दे रहे हैं, वो देख सकते हो। इसमें हमारा चैनल एक पढ़ाई की बात है। इस चैनल पे भी हम इसी वीक में कोर्स स्टार्ट करेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के जो सभी आपके 4 पोर्शन हैं, जो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस, उसके आपके लाइव क्लासेस चला करेंगे। अलग अलग टीचर उन क्लासेस को देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको मैथ पढ़ाऊँ, मैथ के अलावा पॉलिटी पढ़ाऊँ और इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, ठीक है। बाकी टीचर्स आपको बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग, हिंदी, जीएस ये पढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैं ये गारंटी तो नहीं लेता सिलेक्शन की, कुछ हो सकता है चैनल लेते भी हों। हालांकि कई चैनल्स पे क्या है कि आपके 2-2, 3-3 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़े चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आप देखोगे तो मतलब 50-50 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो एक एसएससी जीडी के भी शायद उन पे 2-2, 3-3 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं और वो सिलेक्शन की सबको गारंटी देते हैं। हमारे पास आ गया, हमारा कोर्स ले लिया, सिलेक्शन की गारंटी है। आप ये बताओ, वैकेंसी है 25,000, 2 लाख को सिलेक्शन वो कैसे दिला देंगे? तो सिलेक्शन की गारंटी तो मैं पेड कोर्स होता तो भी नहीं ले सकता था, अब मैं फ्री में पढ़ाऊंगा तो भी मैं गारंटी नहीं लेता। बट एक चीज़ है, हम मिल के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। जो आपका सिलेबस है उसको अच्छे से करेंगे और उसमें लाइव क्लास के साथ साथ सेक्शनल टेस्ट जो होगा, वो ऐप है पढ़ाई की बात, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम भी पढ़ाई की बात, ऐप का नाम भी यही है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सेक्शनल टेस्ट, जैसे मैथ का एक चैप्टर हो गया तो उसका वहाँ पे टेस्ट आ गया ऑनलाइन, उस टेस्ट को आप लगा सकते हो, देख सकते हो कि आपने कितना सीखा। जो नहीं सीखा उसको आप उसकी रिवीजन कर सकते हो, ये भी करेंगे। और टेस्ट सीरीज भी लाएंगे जो फुल मॉक होगा, जिसमें आपके चारों के चारों सेक्शन होंगे, 100 नंबर का होगा, 90 मिनट का, एज इट इज जैसा पेपर होता है, उससे रिलेवेंट उस जैसा या थोड़ा सा उससे अप लेवल पिछले जो एग्ज़ाम आए हैं उनकी कोशिश करेंगे कि वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये सब आपके साथ मिलके हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको पढ़ने में मज़ा आए, आपको अच्छा लगे, मतलब आपको लगे कि हाँ वाकई सीखना हमें मतलब इंटरटेनिंग लग रहा है, कुछ मतलब बोरिंग या ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, एक बोझ की तरह नहीं है, मतलब एक टारगेट या एक प्रेशर की तरह नहीं, मज़े से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंश्योर करूँ कि जब ये कोर्स ख़त्म करें तो आप ये कहें कि हाँ आपके साथ पढ़ने में मज़ा आया। सिलेक्शन वो आपके मेहनत, मेरिट और किस्मत और बाकी बच्चों के कम्पिटिटिवनेस पे डिपेंड करता है कि बाकी बच्चे कितना पढ़ते हैं, वो उन पे डिपेंड करेगा बेटा। अगर कोई बच्चा पेड कोर्स में इंटरेस्टेड है, कई बच्चे पेड कोर्स लेना चाहते हैं, पेड कोर्स बहुत सारे बच्चों आए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स आपने देखे हैं, सबकी अपनी ऐप है, उन्होंने कोर्स निकाल रखे हैं। वो कोई बुरी बात भी नहीं है, अगर वो मेहनत करते हैं तो वो पैसे भी ले सकते हैं बिल्कुल, और लेना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से कौन सा चुनाव करें आप, क्योंकि सभी अपने अपने को बेस्ट बता रहा है। अब कुछ तो मतलब जैसे मैं बात करूं, एग्जामपुर है, अनअकैडमी है, आपने वाईफाई स्टडी बहुत सारे सुने होंगे, बहुत सारे चैनल आए हुए हैं। तो उसमें मैंने कुछ देखे, उसमें मुझे जो अच्छा लगा वो मैं बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। एक रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है और उनका ऐप भी है, तो वो एसएससी जीडी की तैयारी करवाते हैं, उनका बैच चल रहा है, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं पेड। क्या देखना होता है आपने, एक तो ये देखो कि मान लो किसी चैनल के सब्सक्राइबर मान लो आपके 10 लाख हैं, ठीक है, और एक चैनल है उसके 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, दोनों की क्लास लाइव चल रही है। इस 10 लाख वाले सब्सक्राइबर के 10,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 50 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, पर इसमें बच्चे लाइव देख रहे हैं मान लो 500, 1000। तो आप खुद सोच सकते हो ना, क्यों नहीं देख रहे, बच्चे जुड़ तो गए पर वो लाइव क्यों नहीं देख रहे, इसका मतलब क्लास में मज़ा नहीं आ रहा। तो इस चैनल में मैंने एक तो देखी कि बच्चे बहुत ज़्यादा लाइव आते हैं। दूसरा, आप कमेंट देखा करो, है ना, क्योंकि चैनल वाला तो अपने आप को बढ़िया ही बताएगा। कमेंट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, सारे आप नहीं देख सकते, मोटा मोटा कभी कभार अंदाजा मार लीजिए, उसमें देखिए कमेंट कैसे हैं। एक नॉर्मल कमेंट, हेलो, हाय, ठीक है, वेरी गुड, या फिर कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, कोई कमी लिखी हुई है, कोई विशेष बात लिखी हुई है, तो आप वो एक तरह से रिव्यू है उस चैनल का, उससे आप अंदाज़ा ला सकते हैं कि ये बच्चे कितने सेटिस्फाइड हैं, उस बेस पे आप ले सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मेरा कहा हुआ सही हो, आप अपने विवेक से चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा चैनल है और टू दी पॉइंट कंटेंट के हिसाब से ये करवाते हैं, इनकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी अच्छी है, ये भी आप देख सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा क्योंकि पैसे लेके कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, इस हिसाब से आप समझो। मैं रियल में कह रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगा इसलिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, बुक्स की अगर बात करें तो मैथ्स में अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो एक बेसिक बुक है आर.एस. अग्रवाल की, बहुत फेमस बुक है, पुराने टाइम से चली आ रही है। आर.एस. अग्रवाल पढ़ के ही बहुत बच्चे नौकरी लगे हुए हैं
और आज जो लगभग टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी RS अग्रवाल पढ़ी हुई है। तो ये नवीन अंगणित नाम से हिंदी मीडियम की बुक है, ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के ही हैं, इनकी इंग्लिश मीडियम भी आती है, ये आप ले सकते हैं मैथ्स में। रीजनिंग में अरिहंत की बुक आती है RK झा की, ठीक है, बहुत बड़ी बुक नहीं है, टू दी पॉइंट है, आपके हिसाब से GD के लिए बहुत अच्छी बुक है, कम टाइम में आप इसको कवर कर पाओगे। उसके बाद बच्चों अपनी मॉक वगैरह हैं उन पे प्रैक्टिस करते रहो। जनरल स्टडीज में लूसेंट की बुक अच्छी मानी जाती है, चाहे वो SSC का कोई भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, GD के लिए भी। इसमें इनकी 2 बुक्स आती है, एक में ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन वाइज दी होती है, एक में मान लो डिस्क्रिप्टिव जैसे आपको एक कहानी की फॉर्म में, एक पाठ की फॉर्म में दिया होता है जानकारी। आप चाहो तो दोनों बुक ले सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, पढ़ने के अच्छे शौकीन हो तो दोनों ले लो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि GS में क्या होता है, मैथ में आप सवाल आ गया आपको तो वो आ गया, एग्जाम में कर दोगे। GS में भूल जाते हो, भूलने की बीमारी तकड़ी है, GS चीज ऐसी है ना, इसमें कुछ निकालना नहीं होता आंसर या ऐसा कुछ। तो इसमें आप 2 बुक पढ़ते हो, या मान लो NCERT की कोई बुक आती हो आपकी, किसी राइटर, कई राइटर ने NCERT की कंसोलिडेटेड बुक लिख रखी है, वो भी ले सकते हो, या NCERT की अलग अलग बुक भी ले सकते हो अगर आप इतना पढ़ पाते हो तो इसको जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है GS का। हिंदी की अगर बात करें तो लूसेंट की एक सामान्य हिंदी की बुक आती है, वो आप ले सकते हो, अच्छी बुक है, काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं इससे। या फिर आप मान लो कोई 8वीं की या कोई 10वीं की, 8वीं 9वीं 10वीं इन क्लासों की NCERT से हम पढ़ा करते थे ना, तो हिंदी व्याकरण की बुक आती थी, बहुत अच्छी थी, वो हिंदी व्याकरण की बुक भी ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि उसको पढ़ना है ना, जो NCERT की बुक पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। लूसेंट और ये पढ़ते हो ना तो आप ज़्यादा देर पढ़ नहीं पाते। वो बुक बिल्कुल अच्छे से होती थी, जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, आप 1 गो में भी शायद 1-2 दिन में पढ़ सकते हो उसको, तो वो भी आप ले सकते हो। दोनों आप पढ़ पाओ तो बहुत अच्छा है, वो बुक आप जरूर पढ़िएगा, इसको पढ़ने में आपको आसानी बहुत होगी, ठीक है। हिंदी व्याकरण कोई 8वीं 9वीं 10वीं की कोई NCERT की बुक आप उठा लेना। कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ देखो बच्चों डिपेंड करेगा, इस बार नेगेटिव मार्किंग भी आ गई है एक तो इससे क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग से थोड़ी सी पिछली जो कट ऑफ गई थी वो थोड़ा डाउन जरूर आएगी। नॉर्मलाइजेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्क्स जो आपके मान लो 95 क्रॉस हो रहे थे, वो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ नंबर कटेंगे। मान लो कोई बच्चा 90 सही करता है, ठीक है, और बाकी बच्चे 10 में तुक्का लगाता है, तुक्के में उसके मान लो 2-2.5 सही हो गए तो 92-93 तक जा रहा है। अब क्या होगा इसमें, अगर गलत हो जाते हैं उसके 7-8 तो 2 नंबर कट जाएंगे उसके, है ना। तो उससे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो भी थोड़ा कम होगा, तो थोड़ी मेरिट कम जा सकती है पिछली से। बट आप टारगेट क्या रखो, जनरल टारगेट, क्योंकि पेपर पे भी डिपेंड करता है। पेपर अगर आसान आ गया तो मेरिट वहीं जा सकती है, पेपर अगर मुश्किल आ गया तो हो सकता है काफ़ी कम भी चली जाए, 70 से नीचे भी चली जाए, कुछ कह नहीं सकते, पेपर पे डिपेंड करता है। तो आप टारगेट रखो कि आप 80+ का टारगेट विद नेगेटिव मार्किंग तो आप रखो ही, ये रो स्कोर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में तो अप डाउन होगा तो ऑफकोर्स बेनिफिट मिल जाता है, कई बार 90 वाले बच्चे को 100 नंबर मिल जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में, है ना, तो वो इफेक्ट तो रह सकता है। अब रो स्कोर मतलब आप जो मॉक करोगे ना, आप टेस्ट करोगे अपने आप को, तो टेस्ट करते हो उसमें क्या मार्क्स आते हैं, नॉर्मलाइजेशन अभी नहीं पता, तो उसमें आप टारगेट रखो कि आप 80+ लेके आओ, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में अगर कुछ मुश्किल शिफ्ट आई आपकी और आपने 80 लिए तो वो 90 तक जा सकते हैं, 87 तक जा सकते हैं आपके, उस हिसाब से आप मेरिट कवर कर पाओगे। और बाकी जो पढ़ाई का है वो सिलेक्शन आप, क्योंकि वो आपकी सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जैसे लोग तो हमेशा कहेंगे कि हमसे पढ़ो हमसे पढ़ो, वो एक अलग बात है, तो उसमें कन्फ्यूज़न होती है बिल्कुल। मैं एज ए स्टूडेंट भी बात करूँ, मैं कभी स्टूडेंट था, ये कन्फ्यूज़न होती है किससे पढ़ें, हर कोई बोल रहा है। उसमें क्या है कि आप अपने विवेक की सुनो, आप 2-4 क्लासेस किसी की लगाओ, उसमें देखो कैसा लग रहा है आपको, फील कैसा आ रहा है। बड़े नाम से जरूरी नहीं है कि वो आपकी सिलेक्शन ही करवा देगा, है ना। बड़े अच्छे लेक्चर से भी जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छी बातें बोलिए तो वो सिलेक्शन ही करवा देगा। आप सिंपल सी ये देखो कि आप GS पढ़ रहे हो, कहीं से अच्छा लग रहा है आपको, मैथ पढ़ रहे हो, क्या मज़ा आ रहा है, क्या वो जो आपका सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है ना, अच्छे से आ रहा है, तो उससे कर लो आप किसी से भी। अगर मेरा अच्छा लगे तो पढ़ाई की बात चैनल जो है उस पर हम SSC GD का इसी वीक कोर्स स्टार्ट करेंगे अभी 2-4 दिन में, और डेली लाइव क्लास चला करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके साथ मिलके हम अच्छे से उस सिलेबस को सीखें। हमारा वो उद्देश्य ज़्यादा रहेगा, ठीक है।
टारगेट और उन चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे, ना सिलेक्शन की गारंटी देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम अच्छे से सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। और बाकी ऑल द बेस्ट आपको सभी को। हम तो यही चाहेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आपके घर में जो सफलता का दीप जले, आपके माँ बाप जो आपके लिए इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया है, उनकी उम्मीदें भी पूरी हो। धन्यवाद। जय हिंद।